नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे सीटेट एग्जाम। सभी लोग जानते आ चुका है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए ये हिंदी का प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट है, इसमें आपके गद्यांश पद्यांश करेंगे, 30 प्रश्न करेंगे। हो सकता है अगर यही गद्यांश पद्यांश आ गया तो आपका टाइम बच जाएगा, और हिंदी में जो आपका 30 में से 25 प्लस का स्कोर आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से सीटेट में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। जिसमें से पहला हमारा गद्यांश होगा, जो कि आपके अपठित गद्यांश पद्यांश होते हैं। और ये गद्यांश दिया गया है आपका कि दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सभी अपनी मेहनत के बल पर ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और अंत में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप के रास्ते में जितने भी संकट है, मुश्किलें आएंगी, आप उन्हें पार कर पाएंगे। इस प्रकार का गद्यांश है, और इसलिए पढ़ लेते हैं ताकि अगर एग्जाम में आए तो आपको याद रहे कि हमने ये गद्यांश पढ़ा था, सर ने बताया था, और यही आया है तो बिल्कुल हमसे नंबर गद्यांश पंद्यांश में बिल्कुल A to Z बन जाएगा। चलिए शुरुआत करेंगे प्रश्न में। इस गद्यांश से प्रश्न लिया गया है कि दुनिया में लोग किसके बल पर सफल हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पे दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, किसके बल पर? अपनी मेहनत के बल पर हुए हैं। तो यहाँ पे देख लेना है, राइट ऑप्शन क्या होगा कि अपने भाग्य पे, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपने परिश्रम से, साथियों के सहयोग से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपने परिश्रम के बल पर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न आपको क्या दिया गया है कि अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कौन सी बात बहुत ज़रूरी होती है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है टीटी एग्ज़ाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कौन सी बात ज़रूरी होती है, सभी लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन है, गद्यांश में ही दिया गया है और एग्जाम में भी आपके गद्यांश में ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई होगा दोस्तों? दूसरे की नकारात्मक बातों से दूर रहना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न इस गद्यांश से पूछा गया है कि गद्यांश में सच्ची मनुष्यता के किस गुण का उल्लेख किया गया है। इस गद्यांश में जो है सच्ची मनुष्यता के लिए जिस गुण का उल्लेख किया गया है, वह आपका गुण हो जाता है क्रोध से मुक्त होने का गुण। क्या हो जाएगा साथियों? क्रोध से मुक्त होने का गुण हो जाएगा। अगला प्यारा सा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, यदि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं तो चुनौतियों का सामना करने में मुश्किल नहीं होगी, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अनेक संकटों का सामना करना पड़ेगा, सदैव फल की इच्छा करते रहेंगे। तो इस गद्यांश से हमने पढ़ा और जाना और समझा, यदि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं तो इससे क्या होगा? चुनौतियों का सामना करने में मुश्किल आपकी नहीं होगी। इसलिए आपको दृढ़ संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। 50% जो चुनौतियाँ होती हैं वो आप वहीं पर पार कर पाते हैं, सफल हो जाते हैं। अगला है, अब कर्म और उसके बीच कोई तीसरा नहीं हो सकता, वाक्य का आशय क्या हो सकता है। इस वाक्य का आशय चाहे कुछ भी हो जाए, कर्म के पद पर नहीं डिगना है। जो आपका कर्म है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, वो बिल्कुल फतेह करके रहना है। उसके लिए आप लोग दिन रात मेहनत करना पड़े, अब लग जाइएगा, क्योंकि समय 2 दिन का बचा हुआ है। सफलता शब्द में प्रत्यय यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो सफलता शब्द में प्रत्यय आपका हो जाएगा ता। प्रत्यय देखिए बाद में लगता है और उपसर्ग हमारा पहले लगता है। ये दोनों चीज़ों को समझ लीजिएगा। संकट या मुश्किलों को पार करने का अर्थ क्या होता है? देखिए कोई भी संकट या मुश्किल आती है, उसको पार करने का एक ही अर्थ होता है, मुसीबतों से उबर जाना। उबर जाना मतलब होता है पार कर जाना। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्रोध शब्द का आशय क्या होता है? क्रोध शब्द कौन सा होता है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या गुणवाचक विशेषण है? सभी लोग बताएं, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आप लोग भी बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, इसलिए एक संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रोध शब्द जो हो जाता है, क्रोध शब्द में आपका भाववाचक संज्ञा हो जाता है। अब आप बोलेंगे भाववाचक संज्ञा होगा, देखिए संज्ञा जो होती है किसी जाति, द्रव्य, गुण, व्यक्ति, भाव, क्रिया, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका दिल्ली हो गया, गाय, बचपन, ये सारे हैं। कोई नाम होगा जैसे प्रयागराज हो गया, ये हमारे क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिन रात में कौन सा समास होता है? तो दिन और रात सभी लोग जानते हैं। दिन और रात की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका
द्वंद्व समास होता है। जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जहाँ पे संख्यावाचक होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जब उत्तर पद प्रधान हो तो समझ लीजिएगा तत्पुरुष समास है। और प्रथम पद अगर गौण है तो समझ जाइएगा वह कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। कर्मधारय समास में क्या होगा, पहला पद आपका विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होता है। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है। तो इन चीज़ों को समझ लेना है। आइए अब अपठित पद्यांश पढ़ेंगे और इससे प्रश्न करेंगे। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धार वार की उन पर चंचल, टप टप झरती कर सुख से जल बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख रे विहल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिफल। यह आपका पद्यांश दिया गया है। आइए इस पद्यांश से प्रश्न करते हैं। दोस्तों बारिश की बूंदें किस पर पड़ रही हैं, बारिश की जो बूंदें हैं वे किस पर पड़ रही हैं, तो बारिश की बूंदें यहाँ पे दिया गया है। पंखों से रे फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां चौड़े करतल, तर तर पड़ती धार वार की उन पर चंचल, टप टप झरती करके मुख से जल बूंदे झलमल। तो यहाँ पे पंखों के कौन से ताड़ों के दल जो है फैले हुए हैं, और ताड़ों के दल को क्या बोला जाता है, ताड़ के पत्तों पर। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कवि ने किसका चित्रण किया है, तो कवि ने दोस्तों यहाँ पे बरसते बादल का चित्रण किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के किस पद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पक्षी जो आनंदित होकर गीत गाते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख वे विह्वल। ये दिया गया है ना, इसी लाइन से आपका प्रश्न बना हुआ है कि कविता में पक्षियों में आनंदित होकर गीत गाने के किस पद का प्रयोग किया गया है, और वह पद आपका खगकुल गाते मंगल। यहाँ पे कहाँ पे दिया गया, खगकुल गाते मंगल, ये आपके लास्ट लाइन में दिया गया है। हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल, लास्ट लाइन जो दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा प्रत्येक भाई बहन, ब्रदर सिस्टर्स एंड टीचर्स। दोस्तों आनंदित होकर कौन झूम रहा है, तो आनंदित होकर यहाँ पे कौन सा झूम रहा है हमारा, वह है नीम। यहाँ पे दिया गया ना, आपके पद्यांश में देखेंगे, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख के विह्वल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिफल। तो यहाँ पे नीम हिला रही है, मतलब आनंदित होकर कौन झूम रहा है, हिलना मतलब झूमना ही हो गया, तो यहाँ पे नीम हो जाएगा। इसके बाद है तड़तड़ किस प्रकार का शब्द है, तो तड़तड़ जो यहाँ पे शब्द आया हुआ है वह एक प्रकार का पुनरुक्त शब्द हो जाता है। जब किसी शब्द को एक साथ दो बार आवृत्ति होती है तो उसे पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। जैसे रुक रुक, धीरे धीरे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पुनरुक्त आपके शब्द हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वारी क्या है दोस्तों, वारी कौन सा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तद्भव है। सभी लोग बताइए, अगर आपसे आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पे कमेंट करता है वो एग्जाम में जरूर सफल होता है, सक्सेस होता है। क्योंकि जो कमेंटेड होता है वो एक्टिविटी जो उसकी जारी होती है और माइंड उसका चलता रहता है। माइंड की जो सिराएँ होती हैं, नसें होती हैं, वह आपकी चलती रहती हैं और उसका चलना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को फतेह करने के लिए। तो वारी एक संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा का हम बता ही चुके हैं, किसी जाति, द्रव्य, गुण, व्यक्ति, स्थान, गुण, क्रिया, नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए जब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, एक शिक्षार्थी को अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपहृत गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह किसके अधिक निकट होगा। पेडागोजी के प्रश्न आ चुके हैं, ध्यानपूर्वक 15 प्रश्न करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपहृत गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है, यह किसके अधिक निकट होगा। बोधगम्य निवेश, बोधगम्य उत्पाद,
परिकल्पना का अन्वेषण या प्रकृति क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, वह होगा बोधगम्य निवेश। क्योंकि एक विद्यार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर अपने गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित कर रहा है, और पठन क्षमता प्रदर्शित यानी कि बोधगम्य निवेश हो जाएगा। किसके अधिक निकट होगा, बोधगम्य निवेश के यहाँ पे अधिक निकट हो जाएगा। अगला, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। अक्सर आप देखते हो कि बुक में चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पाठ्यपुस्तक को आकर्षक बना देना, पाठ्यपुस्तक को रंगीन बनाना, विचारों और संकल्पनाओं को समझना या कहानी को समझना। तो सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। ये प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों में चित्रण का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वह विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना होता है। सी दोस्तों पूछा जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के लिए व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं जिसमें सक्रिय अनुकूलन, खाली बर्तन, प्रयास एवं त्रुटि, ये जो है भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन सामाजिक अंतर की आपकी नहीं होगी। क्योंकि व्यवहारवादी सिद्धांत में क्या होता है, भाषा अर्जन का व्यवहारवादी सिद्धांत वह मानता है जहाँ पे मानव शिशु अपने परिवेश में होने वाले व्यवहार से ही अपनी मातृभाषा का अर्जन करते हैं। और मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जनक कौन है, जे.बी. वाटसन जी हैं। और इन्होंने क्या कहा है कि ज्ञान प्राप्ति एकमात्र उपकरण वास्तविक व्यवहार स्थूल अर्थात संसार है। उन्होंने मस्तिष्क और चेतना जैसी चीज़ों को भी एक धार्मिक अंधविश्वास मात्र माना है। इसके अलावा भी व्यवहारवादियों जैसे B.F. स्किनर हो गए, इनका भी नाम आता है। और ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने मस्तिष्क की सत्ता तो स्वीकार कर ली है, किंतु इसमें शक्तिहीन इसे माना है। इनका भी मानना है कि मानव शिशु अपने सामाजिक परिवेश में व्यवहार से ही भाषा सीखता है। और B.F. स्किनर का व्यवहारवाद के क्षेत्र में विशेष उल्लेख होता है। इसलिए सामाजिक अंतर्क्रिया भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा। तो जे.बी. वाटसन, B.F. स्किनर दोनों का नाम आता है व्यवहारवाद में। अगला है, भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष कौन सा होता है। देखिए भाषा दो पक्षी होती है, संरचनात्मक पक्ष होता है और दूसरा पक्ष होता है प्रकार्यात्मक। ठीक है, संरचनात्मक पक्ष और दूसरा प्रकार्यात्मक पक्ष, दोनों को माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। अगला है, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। देखिए बहुभाषावाद के लाभ कौन हो सकते हैं, समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, सीमित रोजगार के अवसर या पारिभाषिक जागरूकता। जब भी बहुभाषावाद के लाभ की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, तो वहाँ पे आपका पहला नंबर आता है समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण। इसके बाद अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान और सीमित रोजगार के अवसर। ये तीनों इज द राइट आंसर, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पारिभाषिक जागरूकता आपका बहुभाषावाद के लाभ में नहीं आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वह किससे प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में कठिनाई हो तो वो बच्चे डिसलेक्सिया से प्रभावित होते हैं। देखिए चारों मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको। पहला नंबर आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया बोला जाता है। डिस्कैलकुलिया गणित कौशली संबंधी विकार को, आपका अफ्रेजा जो होता है ये क्या होगा, किससे संबंधित हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। डिसलेक्सिया का बता चुके हैं। डिस्फेसिया होता है, डिस्फेसिया होता है वाक संबंधी यानी बोलने संबंधी विकार है, तो डिस्फेसिया हो जाएगा। डिस्प्रेक्सिया कहाँ पर होता है, डिस्प्रेक्सिया लेखन और चित्रांकन संबंधी होता है। और एक आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जिसे श्रवण संबंधी बोलते हैं। और डिसआर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी। तो ये जो आपके लगभग 6 से 7 अधिगम अक्षमता है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो सभी को माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। और अगला प्रश्न बात करेंगे, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि जो भाषा होती है वह आपकी किस प्रकार होती है, वह बच्चों के या बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। भाषा विकास संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा जो होती है वह बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपका एक एक कमेंट फीडबैक यहाँ पे सर्वोपरि है, सर्वमान्य है।
साथियों, भाषा अधिगम में कहानी सुनना एक प्रभावकारी माध्यम हो जाएगा। क्या वह नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए, लेखन कौशल को विकसित करने के लिए, या खाली समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा अधिगम में कहानी सुनना एक प्रभावकारी माध्यम हो जाता है। वह प्रभावकारी माध्यम कौन सा कहला जाता है? वह कहला जाता है, क्योंकि भाषा सुनने की बात करेंगे तो सुनना का संबंध श्रवण से होता है, अर्थात श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए प्रभावकारी माध्यम हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट क्या कहलाती है? देखिए, किसी भी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा जो टेस्ट कहलाती है वह हमारी निदानात्मक परीक्षा हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों के दृष्टि में कोई दो बच्चा समान नहीं होता है, इसलिए आज बच्चों के व्यक्तिगत भेदों का पता लगाना और इनके भेदों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना, यह विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग पर इन पर बल दिया जाता है। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भाषा के उत्पाद कौशल कौन होते हैं? तो भाषा के जो उत्पाद कौशल कहलाते हैं वह आपके कौन से कहला जाते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा होगा? वह होगा वाचन तथा लेखन। इसके बाद अगला है, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृत जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? तो ज्ञान की अवचेतन स्वीकृत जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? उसे भाषा के दोस्तों आपके अर्जन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब। देखिए, कोई भी पढ़ना लिखना सीखना सरल कब होगा? सीखना सरल तभी होता है जब जो है उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ दिया जाए। अगला प्रश्न है, एक भाषा की शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती हैं। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करते हैं। शिक्षिका की रणनीति क्या होगी? आप अक्सर देखते होंगे, बच्चा गलती करता है तो लाल पेन से उसमें घेरा लगा देते हैं, उसे सुधारने के लिए बोलते हैं, या शुद्ध लिखकर बता देते हैं कि ऐसा इसका शुद्ध होगा, ताकि दोबारा बच्चा शुद्ध वर्तनी सही कर सके, सही से लिख सके। यही तो पूछी जा रही है, जो क्रियाएं होती वही पूछी जाती। तो यहाँ पे हो जाएगा भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त होगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है लेकिन वह भाषा दूसरों के श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? तो उसके वाचन को क्या बोला जाएगा? वह बोला जाएगा आंतरिक भाषण हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट पेपर का आपका अंतिम प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के लिए संबंध में सही है? भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने से होता है। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है, या भाषा अधिगम अचेतन होता है। तो निम्नलिखित में से एक भाषा अधिगम के लिए संबंध पे यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? और वह हो जाएगा आपका भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हिंदी के हमने लाटेस्ट 30 प्रश्न किए, जिसमें अपठित गद्यांश पद्यांश के साथ 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के हमने किया। आपके इसमें क्या फीडबैक है अवश्य बताइए। तैयारी जारी रखिए क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर पर चल रहे हैं। ये ज़रूर अटेंड कीजिए, अपने नॉलेज को चेक कीजिए, अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए और एग्ज़ाम को फतेह कीजिए। चलिए मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर, अगली वीडियो के साथ, अगली इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।